नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास के सभी जिज्ञासुओं का, इतिहास के प्रति रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर इतिहास की सहायक आचार्य मैं सीमा चारण स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज अंतिम वर्ष की ही कक्षा में पहला जो पेपर है आधुनिक भारत के इतिहास का, उसके अंतर्गत हंटर शिक्षा आयोग की अभिशंसाओं पर और इन अभिशंसाओं का भारत में शिक्षा के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में कुछ चर्चा हम करेंगे। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 के दौरान स्थापित किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जेंटलमैन रिपन या भले रिपन। एक पिछले लेक्चर में आपको मैं बताना भूल गई थी कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ऐसे ही हंटर शिक्षा आयोग की जो अनुशंसा हुई और जब इसकी नियुक्ति हुई, जो उसने कार्यकाल किया, वो पूरे लॉर्ड रिपन के अधीन आता है। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद 25 साल हो गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में क्या प्रगति हुई और क्या सुधार अब किए जाने अपेक्षित हैं और अधिक विकास लाने के लिए, और जो कमियां रह गई हैं उनकी परिपूर्ति करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग के गठन का एक कारण ये भी था कि इंग्लैंड के जो पादरी लोग थे, जो कि यहाँ आकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो बार बार जब इंग्लैंड जा रहे थे तो वो ये प्रचार प्रसार कर रहे थे कि वुड के डिस्पैच के अनुसार, वुड्स के घोषणा पत्र 1854 में जो दिया गया था, उसके अनुसार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम हो नहीं रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आयोग ऐसे सुझाव दे कि भारत में लोक शिक्षण की अलग अलग शाखाएं हैं, कई एंग्लो पाठशालाएं हैं, कई वर्नाक्यूलर है, कुछ प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट है। कैसे इन सभी को इकट्ठा हो सके, यानी सारे भारत के प्राथमिक और शिक्षण अध्ययन की समीक्षा की जाए और देखा जाए कि कैसे इन शिक्षण संस्थाओं में सुधार की गुंजाइश है, साथ ही साथ शिक्षा का विस्तार कैसे किया जा सकता है। और सबसे इस हंटर शिक्षा के आयोग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कॉलेज या विश्वविद्यालय के क्षेत्र इसके अधिकार में नहीं आते थे, इनकी समीक्षा इसको नहीं करनी थी। इसका काम सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहना था। इसने उस समय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन स्थापित हो चुका था, तो सारे प्रांतों का भ्रमण किया, सारे प्रांतों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो चुका है उसकी प्रगति की रिपोर्ट ली, क्या कमियां हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की, और लगभग इस आयोग ने 200 प्रस्ताव पारित किए। 200 प्रस्ताव तो हमारे लिए, मेरे लिए समझाना भी कठिन होगा और आपको समझना और याद करके लिखना उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो जो मुख्य इस आयोग ने बिंदु रखे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि हंटर शिक्षा आयोग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए नहीं है। यहाँ कहा गया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की तरफ विशेष ध्यान दे। अब तक सरकार जो यूनिवर्सिटीज़ के पर ही ध्यान दे रही है, सेकेंडरी एजुकेशन पर ही ध्यान दे रही है, प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा किस प्रकार बच्चे ग्रहण कर रहे हैं उस पर सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगला जो बिंदु है कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाए, लोकल लैंग्वेजेस में दी जाए, जो वहाँ बोली जाती है, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, यूपी में हिंदी हो, ये सारी इन्हीं लैंग्वेजेस में दी जाए। और साथ ही साथ जो विषय हैं, अब लिटरेचर पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिया, वास्तविक जीवन में इनका कितना प्रभाव है, कितने बच्चों के काम आ सकते हैं, ये भी एक विषय था। तो कहा गया कि उपयोगी विषयों में शिक्षा दी जाए। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल्स खुले जा रहे थे, निजी प्रयत्न, इनका क्या किया जाए, उनको मान्यता दे या नहीं दे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि निजी अगर स्कूल्स खुल रहे हैं, शिक्षण संस्थाएं खुल रही हैं, तो स्वागत है उनका, लेकिन
प्राथमिक शिक्षा ऐसा नहीं है कि हम निजी पर ही डिपेंड हो, क्योंकि सरकार तो जो है अभी हायर एजुकेशन ही है, लोक शिक्षा समिति जो हैं वो लोक शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन पर ही ध्यान दे रहा है। छोटे एजुकेशन के स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल ही उदासीन थी सरकार। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक पाठशालाएं जो कि प्राइवेट है, इनका नियंत्रण, अभी नगर बोर्ड स्थापित कर दिए गए थे रिपन के समय, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो बोर्ड है जो कि जनता के द्वारा म्यूनसिपालिटीज़ चुनी गई हैं, इनको दे दिया जाए प्राथमिक पाठशालाओं के प्रबंधन का जिम्मा। और इसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से आए, क्योंकि इन बोर्ड के पास टैक्स लगाने का, कर लगाने का अधिकार था। तो आप सब टैक्स लगा दीजिए, उपकर लगा दीजिए शहर की जनता पर, और उसी टैक्स से इन शिक्षण संस्थाओं को चलाया जाए। अब उसके बाद एक बहुत बड़ी बात जो कही गई कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। अभी देखो, प्राइमरी तो कह रहे हैं लोकल लैंग्वेज में उपयोगी भाषा है, उपयोगी विषय हो। माध्यमिक शिक्षा है, इसके 2 खंड किए जाए। आयोग ने ये सुझाव दिया। एक खंड में तो साहित्यिक शिक्षा, लिटरेचर का लैंग्वेज दिया जाए। ये उन विद्यार्थियों को दिया जाए जो आगे जाकर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स तैयार करें। माध्यमिक स्तर पर ही सब्जेक्ट को एक तरह से डिवाइड करने की ये परिपाटी जो आज आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में है, यहाँ कहीं ना कहीं ये शुरू हो गई थी। दूसरी शिक्षा उन्होंने कही थी व्यवहारिक शिक्षा, जो कि व्यापारिक ज्ञान, जिसमें कि गणित, आप देखो कॉमर्स आज होते हैं जिनको आगे व्यवसाय कोई अपनाना होता है, व्यापार का, ट्रेड का जानकारी चाहिए होती है तो कॉमर्स लेते हैं। और एक आ रहा है व्यावसायिक शिक्षा। इसके अलावा भी अलग अलग व्यवसाय के लिए शिक्षा दी जाए। यानी 2 खंड हो गए। एक में तो किताबी ज्ञान है जो कि आगे चलकर कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक में व्यवहारिक ज्ञान है, कोई व्यापार करना चाहते हैं या व्यवसाय अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा अलग से दी जाए। माध्यमिक स्तर पर ही सब्जेक्ट्स बच्चों को अलग अलग दे दिए जाए। उसके बाद में आयोग ने कहा कि निजी शिक्षण जो संस्थाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो निजी प्रयत्न हैं, इनको पूरी तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए। अब इनको बढ़ावा कैसे दें, इसका भी आयोग ने सुझाव दिया है। सबसे बड़ी जो मैंने बताया था, चार्ल्स वुड ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान की पद्धति अपनाई थी, ग्रांट देने की पद्धति अपनाई गई थी। तो अनुदान के समय ये देखा जाता था कि मानक है, स्टैंडर्ड है कि नहीं है, टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड है कि नहीं है, शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा लेकर के आए हैं या नहीं है। तो इन्होंने कहा अनुदान के समय उदारता रखी जाए और जो जिनको हम ऐड दे रहे हैं, जिनको अनुदान दे रहे हैं, तो उनकी डिग्री और सरकारी स्कूल्स की डिग्री समकक्ष हो, दोनों बराबर हो। तो ये जो है मान्यता प्राप्त करने की इत्यादि के अवसर होने चाहिए। इसके अलावा एक आयोग का एक सुझाव बड़ा ही रुचिकर लगता है कि सरकार तो अपना पल्ला झाड़ ही ले एजुकेशन के मामले से। जितनी जल्दी हो सके सरकार माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा इनसे हट जाए, पूरी तरह से इन क्षेत्र की, कॉलेज शिक्षा की और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र की बागडोर निजी हाथों में देने का प्रस्ताव हंटर कमीशन ने दिया। इसके अलावा चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी महिला शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन फिर भी सिवाय प्रेसिडेंसी नगर यानी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इनके अलावा कहीं भी लड़कियों की एजुकेशन के लिए ना तो स्कूलिंग थी, ना कोई बात थी, ना पर्याप्त सुविधाएं थी जहां लड़कियां जाकर के पढ़ सकती थी। तो इस पर आयोग ने खेद जताया और कहा कि सरकार को प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य सभी जगहों पर महिला शिक्षा के प्रबंध नहीं है, खेद प्रकट किया। साथ ही साथ कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे ही इस आयोग के सुझाव लागू हुए, 20 सालों के अंदर अंदर माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का ज़बरदस्त विस्तार हुआ। जहां 1881 में मैं कुछ दिखा रही हूँ आंकड़े, माध्यमिक पाठशालाएं 3916 थी, वहीं 20 सालों के अंदर अंदर 1901-2 तक 5124 हो गई, यानी कि दुगने से थोड़ा कम। बच्चे पढ़ रहे थे 1881-82 में 2,14,070, वो अब हो गए 5,90,129, यानी दुगने से भी ज़्यादा।
आर्ट्स कॉलेज और टेक्निकल जो कॉलेज हैं 72 हुआ करते थे 1881-82 में, और 1-2 में 191 हो गए। आने वाले 20 सालों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व प्रसार हुआ। दानी जो लोग थे, जो कि एजुकेशन के मामले में दान देना हमारे भारत की परंपरा रही है, इनका विशेष सहयोग था। लेकिन एक और भी चीज़ है कि जब प्राइवेट आए तो सांप्रदायिक एजुकेशन यानी मुस्लिम और हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनने लग गए। अब इस वेस्टर्न लैंग्वेज के अलावा, क्योंकि यहाँ जो है लोकल लैंग्वेज इसकी भी बात की गई थी, पुरानी जो भाषाएं हैं, संस्कृत है, अरबी है, इनमें भी छात्रों की रुचि देने लगी। इसके साथ साथ टीचिंग के लिए, परीक्षा के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ बनने लगे। 1882 में पंजाब और 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए। 20वीं सदी के जो आरंभ में भारत में जो पॉलिटिकल राजनीतिक बेचैनी सी बढ़ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण थे। जो शिक्षाविद थे वो बच्चों को अवगत करा रहे थे कि किस तरह से हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में ऐसी स्थिति आई कि सरकार जानबूझकर कहने लगी कि एजुकेशन का स्तर गिर रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, जबकि वजह ये थी कि जो भारतीय प्रयासों से जो शिक्षा दी जा रही थी उनमें अंग्रेजी शासन की पोल पट्टी खोली जा रही थी। तो ये था हंटर शिक्षा आयोग, और उस आयोग के कारण भारत की शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुए उस पर थोड़ी सी चर्चा। इससे अगला जो है विश्वविद्यालय अधिनियम, सैंडलर आयोग, ये हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।